नौजवानी का आलम भी अजीब होता है। सुहाने और हसीन हसीन सपने देखते देखते रात चंद घंटे में बीत जाती है और सूरज एक गाली की तरह उभर आता है। मोहल्ले और पास पड़ोस की लड़कियां एक एक करके खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनके साथ देखे जाने वाले सपने थकने का नाम नहीं लेते। सुबह से लेकर रात आने तक सामने से गुजरने वाली हर शय हसीन नजर आती और दिल उसकी तरफ यूं लपकता जैसे परवाना शमा की तरफ लपकता है। इससे पहले कि आगे बढ़कर किसी हसीना का हाथ थाम लिया जाए, अचानक ही एक खौफ सा दिल में उतर आता है और वो हसीना सुरक्षित आगे से गुजर जाती है। नाजिश के लिए भी मैंने कई बार लपकना चाहा, लेकिन हर बार खौफ ने मेरे पांव थाम लिए। फिर एक दिन नाजिश ने ही मुझे लपक लिया। उसने मेरे करीब आकर कहा, तुम्हारा नाम मेरा ख्याल है यूसुफ है। मैंने कहा, हाँ क्यों, मैं यूसुफ अली हूँ। यहाँ क्यों खड़े होते हो तुम? मैंने कहा, मैं अपने घर के सामने खड़ा हूँ। ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है इस वक्त मैं आती हूँ। मुझे पता तो था कि वो उस वक्त ड्यूटी से आती है, लेकिन मैंने झूठ बोला नहीं, मुझे नहीं पता। उसने कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो जब पता नहीं है? तो फिर ऐन मेरे आने के वक्त तुम अपने घर के सामने क्यों आ जाते हो? मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ। उसने कहा, इसका मतलब है तुम लड़कियों को ताड़ते हो। मैंने कहा, मैं कुछ भी करूँ तुम्हें इससे क्या मतलब है? मतलब क्यों नहीं है, मैं भी एक लड़की हूँ, किसी मजबूरी के तहत मैं काम पर जाती हूँ और जब मैं सुबह जाती हूँ तब भी तुम यहाँ मिलते हो और जब वापस आती हूँ तब भी यही खड़े रहते हो। मैंने उन 2 लड़कों की तरफ देखते हुए कहा जो बहुत खामोशी से आकर हमारे करीब खड़े हो गए थे। चलो बात खत्म करो, बात जितनी बढ़ाओगी उतनी बढ़ती जाएगी। नाजिश ने कहा, ठीक है, अब तुमसे सुबह बात होगी। ये कहकर नाजिश तो चली गई, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ गई। उस रोज की मेरी रात नाजिश के नाम हो गई। तमाम रात वो मेरे बिस्तर से ही लगी रही। दूसरे दिन सुबह मेरी देर से आंख खुली तैयार होकर जब मैं घर से बाहर आया तो 9:30 बज रहे थे, जबकि नाजिश 8:30 बजे घर से निकल जाती थी। उस दिन यूं तो मैं बहुत देर तक अपनी जगह खड़ा रहा, लेकिन गुजरने वाली किसी लड़की की तरफ देखने और लपकने की कोशिश नहीं की। जब भी मैंने गुजरती हुई किसी लड़की की तरफ नजर की, मुझे यूं लगा जैसे नाजिश मुझे घूर रही हो। थोड़ी देर तक तो मैं अपने घर के करीब खड़ा खुद से जंग करता रहा और फिर मार्केट की तरफ चला गया। मार्केट की तरफ जाना, फिर वहां से हाई स्कूल और कॉलेज की तरफ जाना भी मेरे रूटीन ही में से था। लेकिन उस दिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में घूम फिर कर थके थके अंदाज में घर आ गया। फिर 4:30 बजे तो मैं घर से निकलकर अपने अड्डे पर आ गया, क्योंकि नाजिश के आने का वक्त 4:45 बजे का था। कभी कभी वो 5:30 और 6 बजे भी आती थी। उस रोज भी वो पूरे 6 बजे नजर आई। नाजिश ने मेरे करीब रुक कर कहा, इस वक्त फिर तुम यहाँ खड़े हो? सुबह जब तुम नहीं नजर आए तो मैंने सोचा था चलो एक बंदे को तो मैंने ठीक कर दिया। मैंने कहा, सुबह मेरी आंख देर से खुली थी, आज क्यों इतनी देर से आ रही हो? नाजिश ने कहा, ऑफिस में देर हो गई, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नाजिश ने सरगोशी की, तुम है मुझसे खौफ महसूस नहीं होता? मैंने कहा, कल से पहले होता था, लेकिन कल जब तुमने खुद बात कर ली तो मेरा डर खुद भाग गया। अगर मैं बात नहीं करती तो क्या करते? मैंने कहा, बस फिर मैं तुम्हारे सपने ही देखता रहता। कल रात तो तुम पूरी रात मेरे सपने ही में रही हो और फिर मैं सुबह देर से उठा। नाजिश ने कहा, अंधेरा फैल रहा है, अब मैं चलती हूँ। मैंने कहा, कल तो छुट्टी है, फिर क्या करोगी? मतलब ये कि क्या हम कल कहीं मुलाकात कर सकते हैं? शहर में कई फिल्में अच्छी चल रही है, अगर तुम कहो तो 3 से 6 वाला शो हम जा सकते हैं। नाजिश ने कहा, पहली बात तो मैं फिल्में देखना पसंद नहीं करती, दूसरे इन दिनों मेरी बड़ी बहन आई हुई है, उसे तो मेरा सर्विस करना ही पसंद नहीं। अगर मैंने फिल्म देखने की बात की तो वो तूफान खड़ा कर देगी। मैंने कहा, किसी और बहाने से आ जाना। नाजिश ने कहा, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी दोपहर के खाने के बाद। सलमा मेरी दोस्त है, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मैं पहले भी तुम्हारे घर आती रही हूँ। हालांकि मैंने उसे अपने घर में कभी नहीं देखा था, क्योंकि घर आने वाली औरतों और बहन की सहेलियों की तरफ देखना मैं गुनाह ही तस्वुर करता था। घर आई हुई हर औरत और लड़की से मैं बहुत घबराता था। अक्सर ऐसा होता था कि कोई मोहल्ले की औरत या लड़की घर में दाखिल होती और मैं अपने कमरे में चला जाता या बाहर निकल जाता। किसी की तरफ नजर उठाकर देखने की भी हिम्मत मुझ में नहीं रहती थी। नाजिश ने कहा, यूं भी 2 साल हो गए मुझे सलमा से मिले हुए। चंद दिन पहले ही मैंने सुना है कि उसकी शादी होने वाली है, तो दिल भी चाह रहा था उससे मिलने को। मैंने कहा, ठीक सुना है तुमने। सलमा यूं तो मुझसे पूरे 2 साल छोटी है, लेकिन अम्मी का ख्याल है कि पहले सलमा को घर से विदा करे और फिर घर में बहू लाए। नाजिश ने कहा, तुम तो अभी तक
कुछ करते ही नहीं हो फिर तुम्हारी शादी कैसे होगी? मैंने कहा मैं लावारिस तो नहीं हूँ, फिर मेरे अब्बू अभी तक रिटायर नहीं हुए, जब वो रिटायर होंगे तो उनकी सर्विस मुझे मिल जाएगी। टेलीफोन के महकमे में ऐसा ही होता है। इस ख्याल से तो अब्बू ने मुझसे 2-3 कोर्स करवा लिए हैं। मैंने गर्व से कहा मैंने मैट्रिक किया है, मेरे अब्बू भी मैट्रिक है। वो पुराने पढ़े हुए हैं, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, फिर वो हिंदी भी बहुत अच्छी लिखते हैं। नाजिश ने दबे दबे अंदाज में कहा मैंने बीए किया है, फिर जैसे उसे होश आ गया बहुत अंधेरा फैल गया है, मैं चलती हूँ। नाजिश ने खुद को बीए कहकर मुझ पर रोब जमाया था, उस रोब के असर ही में मुझे उससे पूछना भी याद नहीं रहा कि दोपहर का खाना वो लोग कितने बजे खाते हैं। हमारे घर में तो दोपहर का खाना 2 बजे तक खाया जाता है। अगर नाजिश के घर भी 2 बजे खाते हैं तो फिर वो 3 बजे तक ही आएगी। मैंने सोचा और बोझल कदमों से घर की तरफ बढ़ गया। दूसरे दिन मैं 2 बजे से इंतजार की बेचैनी का शिकार हो गया था। नाजिश ठीक 3 बजे हमारे घर पहुंची, उसके आते ही मैं अपने कमरे में घुस गया। ख्याल यही था कि अगर मैंने घर में नाजिश से बात की तो घर वालों को शक हो जाएगा कि यूसुफ तो किसी औरत और लड़की के सामने नहीं आता, फिर नाजिश के सामने कैसे आ गया। नाजिश तकरीबन 1 घंटा हमारे घर रही और मैं उसके जाने के बाद ही कमरे से बाहर आया था। सलमा ने मुझसे कहा आज पता नहीं क्यों नाजिश हमारे घर आई थी। मैंने बहुत पूछा लेकिन उसने बताया नहीं, बस यही कहती रही कि मामू के घर गई थी, उनका पूरा घर कहीं गया हुआ था इसलिए वो हमारे घर आ गई। मैंने कहा मेरा ख्याल है वो तुम्हारी क्लास फेलो थी। सलमा ने कहा अरे नहीं भाई, हमने एक स्कूल में पढ़ा जरूर है, लेकिन मैं चौथी में थी और वो 8वीं में, फिर उसके बाद उसने अचानक ही स्कूल छोड़ दिया था और अब वो कह रही थी कि उसने बीए कर लिया है और कहीं जॉब भी करती है। मेरा ख्याल है बाद में उसने प्राइवेट इम्तिहान दिए होंगे। मैंने सरसरी अंदाज में कहा ठीक है, किसी भी तरह हो उसने बीए तो कर ही लिया। मैं सलमा से ज्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन उसने जब तक नाजिश की एक एक बात नहीं बता दी मुझे हिलने नहीं दिया। उसने मुझे बताया कि नाजिश के रिश्ते की बात भी कहीं चल रही है, क्योंकि वो लोग खानदान के ही हैं, इसलिए उसके घर वाले इनकार भी कर सकते हैं। जब सलमा ने उसके रिश्ते की बात की तो मुझे यूं लगा जैसे मेरी दुनिया उजड़ने वाली हो। मैं नाजिश के खानदान को नहीं जानता था, उसकी वजह ये थी कि मेरा बचपन इस मोहल्ले में गुजरा नहीं था। मेरा पूरा बचपन अपने दादा दादी के पास गुजरा था और वो शहर से करीब एक गांव में रहते थे। शहर की हवा उन्हें रास नहीं आती थी। मेरे अब्बू मुलाजमत की वजह से शहर में रहने पर मजबूर थे। सलमा जब जाने लगी तो मैंने पूछा क्या नाजिश का खानदान बहुत बड़ा है? सलमा ने कहा बड़े होने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन खानदान अच्छा है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि नाजिश की शादी क्यों नहीं हुई। मैंने पूछा क्या नाजिश की उम्र ज्यादा है? सलमा ने कहा स्कूल के हिसाब से तो वो मुझसे 4 साल बड़ी है। मैं खुद सलमा से 3 साल बड़ा था, इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझसे बड़ी थी। अगर 1 साल बड़ी भी है तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने सलमा के करीब से हटते हुए सोचा। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अम्मी का मसला था। अगर उन्होंने रिश्ता ले जाने से इनकार कर दिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत इस इनकार को इकरार में नहीं बदल सकती थी। फिर मुझे क्या करना चाहिए, ये सवाल मेरे लिए बहुत अहम था, क्योंकि मैंने नाजिश को अपनाने का फैसला कर लिया था। इस बारे में नाजिश से मेरी बात तो नहीं हुई थी, लेकिन मेरा ख्याल था कि वो इनकार नहीं करेगी। उसी शाम मैं दादी को लेने गाँव चला गया, ये अब्बू का हुक्म था। मेरी वापसी 2 दिन बाद हुई थी। जाते हुए मुझे नाजिश से मिलने और उसे बताने का मौका भी नहीं मिला था। तीसरे दिन जब मैं उससे मिला तो वो चंद लम्हे मेरे करीब खड़ी रही और फिर खामोशी से अपने घर की तरफ बढ़ गई। वो रात मैंने बड़ी बेचैनी से गुजारी और दूसरे दिन सुबह उस बस स्टॉप पर पहुंच गया जहां से वो अपने दफ्तर जाने के लिए बस में बैठती थी। मैं ऐसी जगह खड़ा था कि जब तक वो बस स्टैंड पर नहीं पहुंच जाती उस वक्त तक मेरा उसे नजर आना मुमकिन नहीं था। फिर जब वो मेरे करीब से गुजरी थी, मैंने धीरे से उससे कहा कल तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की थी? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर रुक कर बोली तुम खुद कहाँ गायब हो गए थे? मैंने उसके करीब होते हुए कहा मैं गाँव गया था, मौका ही नहीं था कि मैं तुम्हें बता सकता। नाजिश ने नजर भर कर मेरी तरफ देखते हुए कहा मर्द बहुत हरजाई होते हैं। मैं समझी कहीं दूसरी पसंद ना आ गई हो। मैंने कहा अब मुझे कोई पसंद नहीं आएगी। क्या मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ? ये मेरे दिल से पूछो जहाँ तुम ऐसी चिपक कर बैठी हो कि तुम्हें कोई हिला भी नहीं सकता। ये सब कहने की बातें हैं। नाजिश ने कहा उस दिन मैं घर आई तो तुमने मिलना भी गवारा नहीं किया और तुम्हारी अम्मी ने तो बस खैर खैरियत ही पूछी। हाँ, सलमा ने सिर्फ बहुत सारी बातें की। मैंने कहा उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं घर में आने वाली किसी औरत और किसी लड़की के सामने नहीं जाता?
मैं तुम्हारे लिए कोई आम लड़की और औरत तो नहीं थी। उसके लहजे में शिकायत थी। उसके बावजूद तुम नहीं आए। मैंने कहा सुना है तुम्हारी कहीं रिश्ते की बात हो रही है। नाजिश ने कहा हो तो रही थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने उस जगह शादी करने से इनकार कर दिया है। मैंने कहा मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है मेरी अम्मी तुम्हारे घर रिश्ता लेकर नहीं जाएगी। नाजिश ने कहा अगर तुम्हारी अम्मी आ भी गई तो मेरे घर वाले इनकार कर देंगे। हमारी शादी बिरादरी से बाहर नहीं होती। नाजिश ने उदास से लहजे में कहा मेरा ख्याल है हमारा अंजाम ठीक नहीं होगा। मैंने कहा अंजाम क्यों ठीक नहीं होगा, कोई न कोई रास्ता ऐसा तो निकल ही आएगा कि न मेरी अम्मी बीच में आए और न तुम्हारी बिरादरी। नाजिश ने कहा मेरी कई बसें गुजर गई है और दफ्तर जाने के लिए देर हो रही है। मैंने कहा गोली मारो दफ्तर को और बस को, आज हमें कोई न कोई फैसला कर लेना चाहिए। नाजिश ने कहा जो कुछ सोचना और करना है वो तुम्हें करना है। जहाँ तक मेरी बात है तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करने पर तैयार हूँ। मुझे सलमा ने बता दिया था कि नाजिश की सगी माँ के मरने के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ उसे बहुत तंग करती है। ये माँ भी उसकी बिरादरी की ही थी। एक लम्हा मैंने सोचा और फिर दबी दबी आवाज में कहा अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे साथ भाग चलो तो फिर क्या करोगी। नाजिश ने भी सरगोशी में कहा बगैर शादी के तो कहीं भागना मुमकिन नहीं। ये ठीक है कि मेरे भाग जाने से मेरे घरवालों को ज्यादा फिक्र नहीं होगी, लेकिन अब्बू की इज्जत का क्या होगा। मैंने कहा तो हम शादी कर लेते हैं। उसके बाद मैंने उसे समझाया कि हमारी शादी कोर्ट में किस तरह हो सकती है और किस तरह हम घर वालों को बता सकते हैं कि हमारी शादी हो गई है, और फिर जब घरवाले हमें कबूल ना करे तो फिर हम किसी भी गांव में जाकर रहने लगेंगे। नाजिश ने मेरी एक एक बात तवज्जो से सुनी। उस अरसे में धूप हमारे सर के ऊपर आ गई थी। दफ्तर का वक्त तो गुजर गया। अगर तुम कहो तो हम लोग यहाँ से चलते हैं और किसी मुनासिब जगह पर बैठकर बात करेंगे। हम किसी पार्क में चलकर बैठते हैं। 5 बजे तक का वक्त हमने पार्क में गुजार दिया। उसके बाद अपने अपने घर आ गए। एक हफ्ते बाद ही नाजिश मेरी बीवी थी। निकाह करके कोर्ट से निकलते वक्त मैंने नाजिश से कहा था कि पहले शादी का ऐलान मैं अपने घर में करूंगा, उसके बाद तुम कर देना। 2 दिन बाद मैंने सलमा से कह दिया कि मैं नाजिश से कोर्ट मैरिज कर चुका हूँ। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं नाजिश को घर ले आऊंगा। अम्मी मुझे घर से तो नहीं निकाल सकती। सलमा से मैंने जानबूझकर ये नहीं कहा था कि वो शादी का जिक्र किसी से नहीं करे। शाम तक सारे घर में पता चल गया कि मैंने नाजिश से निकाह कर लिया है। क्योंकि अब्बू घर में नहीं थे इसलिए अम्मी उनके आने तक अंदर ही अंदर खौलती रही। और फिर जैसे ही अब्बू घर में दाखिल हुए अम्मी ने मेरे करीब आकर तेज आवाज में कहा सुना है तुमने उस बुढ़िया से निकाह कर लिया है। मैं खामोश ही रहा, लेकिन नाजिश को बुढ़िया कहने पर मेरा खून खौल गया था। अम्मी ने फिर तेज आवाज में कहा मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। अब्बू ने सेहन में लगी चारपाई पर बैठते हुए पूछा तो अम्मी ने अब्बू को बताया आपके जाहिल बेटे ने एक बीए पास बुढ़िया से कोर्ट में जाकर शादी कर ली है। मैंने कहा मैं जाहिल नहीं हूँ, मुझे पता है तू कितना पढ़ा लिखा है। तेरी जगह जिन लड़कों ने इम्तिहान दिया मैं उनको भी जानती हूँ। उस दौरान सलमा अब्बू के पास पहुँच गई थी और उसने अब्बू के करीब बैठकर खुसुर फुसुर किया और फिर अब्बा बोले ये तो बगैर पैसों के हो गया, अब तुम क्या करना चाहती हो। वैसे नाजिश की उम्र इतनी तो नहीं है। मेरी अम्मी ने कहा कासिम भाई की वो पहली औलाद है और अल्लाह झूठ ना कहलवाए तो मेरा ख्याल है पूरे 35 साल की होगी। उसकी छोटी बहन की शादी को भी पूरे 10 साल हो गए हैं। देखने में अब मुझसे भी बड़ी लगती है। अम्मी बोल रही थी और मैं अंदर ही अंदर टूट फूट रहा था, क्योंकि उस रोज मुझे उसका हल्का हल्का सा एहसास तो हुआ था जब पूरा दिन मैंने नाजिश के घर में उसके साथ ही गुजारा था। उस रोज नाजिश ने मुझसे कसम ली थी कि मैं उससे हर सूरत में कोर्ट जाकर निकाह करूंगा। उस कसम के बाद ही मैं नाजिश को छू सका था। घर में सिवाय नाजिश के और मेरे कोई नहीं था। उसके सारे घर वाले उसकी नानी के घर गए थे और वो ड्यूटी का बहाना बनाकर रुक गई थी। एक दिन पहले ही उसने ये बात मुझे बताई थी कि कल 8 बजे सुबह घर खाली हो जाएगा, तुम कल सुबह घर आना और दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर देखना। अगर वो अंदर से बंद हो तो चुपके से चले जाना और अगर खुला हो तो चुपके से अंदर दाखिल हो जाना। मैंने पूछा वो तो ठीक है, अगर बीच में कोई आ गया तो। नाजिश ने कहा पहली बात तो कोई आएगा नहीं, और अगर आ भी गया तो घर में ऐसी जगह है जहां तुम घंटा 2 घंटा छुपकर बैठ सकते हो। फिर हम बैठकर निकाह के बाद की प्लानिंग करेंगे। अगर मैं तजुर्बाकार होता तो उस रोज मुझे एहसास हो जाता कि नाजिश क्या चीज है। बस हल्का सा एहसास जरूर हुआ था कि मैं अनाड़ी और नाजिश तजुर्बाकार है और वो ये सब पहली बार नहीं कर रही है।
लेकिन मैंने ये सोचकर इस एहसास का गला दबा दिया था कि तजुर्बा करने से ही नहीं देखने से भी होता है। अब्बू ने अम्मी से पूछा तो क्या तलाक दिलवाओगी उसे, नहीं तो क्या बुढ़ी को बहू बनाऊंगी। अब्बू ने कहा इतना भी मत गिराओ उसे, क्या वो तुम्हारी उम्र की है। अम्मी ने कहा नहीं है। तो फिर आप मेरी उम्र की औरत को बहू बना लीजिए। इस बात ने अम्मी और अब्बू के बीच जंग का ऐलान कर दिया और मैं घर से बाहर हो गया। उस रोज मैं जिंदगी में पहली बार रात 11 बजे घर पहुंचा था। उस तमाम अरसे मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी नाजिश के बारे में गौर किया था। ये तो ठीक था कि नाजिश मेरी तरह नौजवान नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त यही था कि मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है, ना ये जवान होती है और ना बूढ़ी। इसलिए नाजिश के सिलसिले में ये गौर करना कि वो जवान है या नहीं बेकार था। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो ये फैसला कर चुका था कि चाहे मुझे घर छोड़ना पड़े लेकिन मैं नाजिश को नहीं छोड़ूंगा। मेरे घर में कई रोज तक खासा हंगामा रहा और फिर बात नाजिश के घर तक भी पहुंच गई। मेरी अम्मी के कहने के मुताबिक जब उन्होंने नाजिश की माँ से उसके करतूत बताए तो उसकी माँ ने कहा मेरे ख्याल में तो उस मनहूस को यही करना चाहिए था। उसने देर से किया लेकिन सही किया। अब आप उसे अपने घर ले जाइए। अम्मी ने भी उनसे कुछ न कुछ जरूर कहा होगा लेकिन वो अपना सा मुंह लेकर वापस आ गई। अम्मी की वापसी के कोई 1 घंटे बाद ही नाजिश ने हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे तक जाने के लिए कोई भी खाली नहीं था, सब अम्मी की बातें सुन रहे थे। मैंने बढ़कर दरवाजा खोला और फिर जैसे मुझ पर सख्ता सा हो गया। नाजिश ने कहा अब मुझे अंदर बुला लो या फिर मैं किसी बस के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगी। मेरे अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया है। वो घर पहुंचे थे कि मेरी चुड़ैल जैसी माँ ने उनके कान भर दिए। अगर मसला यहाँ भी ठीक नहीं है तो फिर कहीं और चलकर रहते हैं, फिलहाल किसी और होटल में चलकर रहते हैं, फिर कोई मकान किराए पर ले लेंगे। मैंने कहा लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 51 रुपए हैं। नाजिश ने कहा रकम मेरे पास है, मैंने 5,000 दफ्तर से एडवांस लिए थे वो भी मेरे पास है और रकम भी है, मैं सब लेकर आई हूँ। मैं जैसा खड़ा था वैसे ही उसके साथ हो लिया। घर में लोग इतने उलझे हुए थे कि कोई ये देखने भी नहीं आया कि दस्तक किसने दी थी और मैं उससे क्या बातें कर रहा हूँ। मेन रोड पर आते ही नाजिश ने रिक्शा रोका और थोड़ी देर बाद ही हम लोग बड़ी मार्केट में थे। जब हम होटल पहुंचे तो शाम हो चुकी थी और हमारे हाथों में एक सूटकेस, एक ब्रीफकेस और दूसरा सामान था। हमें देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि हम इस शहर के होंगे। नाजिश ने मार्केट ही में बुर्का ओढ़ लिया था। डबल बेड का एक कमरा हमने बुक किया और सामान के साथ उस कमरे में दाखिल हुए। नाजिश ने बुर्का उतारते हुए मुझसे कहा कि मैं इंटरकॉम पर चाय और बिस्कुट के लिए कह दूं। मैंने चाय पीने के बाद पूछा सुबह किस इलाके में मकान तलाश करेंगे? ये तो हम रात में किसी वक्त तय कर लेंगे। नाजिश ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा इस वक्त तुम अपने घर जाओ और जब घर वाले इधर उधर हो जाए तो अपने कुछ जोड़े कपड़े और जितनी भी रकम हाथ लग जाए लेते आना, पता नहीं हालात क्या क्या मोड़ लेंगे। मैंने कहा नहीं ये मुश्किल काम है, मैं इस वक्त घर गया तो फिर वापसी मुश्किल हो जाएगी। मैं अब एक पल के लिए भी नाजिश को अपनी निगाहों से ओझल करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुझे उसके इसरार पर जाना पड़ा। घर पहुंचा तो मेरे फरार की कहानी मेरे घर में गर्दिश कर रही थी। अम्मी ने कहा अब तुम इस घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकते, वो तुम्हें कहाँ ले जा रही है भगाकर। अब तुमने घर से बाहर कदम निकाला तो मैं तुम्हारी और अपनी जान एक कर दूंगी। अब्बू ने तेज आवाज में कहा ये मेरे साथ जाएगा, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ, तुम्हारे आगे भी लड़की है। अल्लाह से डरो, अल्लाह करे हमारे ऊपर बुरा वक्त ना आए। अम्मी ने पूछा लेकिन आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? मैं अपनी बहू को लेने जा रहा हूँ, वो इस घर में हमारे साथ रहेगी। अब्बू ने मुझे कहा मेरा मुंह क्या तक रहे हो, चलो बाहर निकलो। अब्बू का लहजा गुस्से से भरा हुआ था। आगे पीछे हम दोनों ही घर से निकले। मुझे मालूम था कि अब्बू के आगे अम्मी की ज्यादा नहीं चलती और उनका फैसला आखिरी फैसला होता है। मैं खुद भी घर छोड़कर भागने के मूड में नहीं था। अब्बू ने नाजिश को घर में रखने का फैसला करके मेरा दिल खुश कर दिया था। रास्ते में उन्होंने मुझे समझाया कि अव्वल तो नाजिश से मुझे निकाह नहीं करना था, अगर बात दिल मिलने की थी तब भी घर में किसी से मशवरा करना चाहिए था। दोबारा होटल पहुंचने में हमें 1 घंटे से ज्यादा ही वक्त लग गया था। मेरा ख्याल था नाजिश दरवाजा बंद करके बैठी होगी, लेकिन जब मैं होटल के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो पता चला दरवाजा खुला हुआ है और अंदर से बात करने की आवाज आ रही थी। नाजिश की आवाज सुनते ही मैं कमरे में दाखिल होते होते रुक गया। अब्बू भी मेरे साथ ही खड़े हो गए। नाजिश किसी से कह रही थी
मैं पूछती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? उस आदमी ने कहा होटल ही के किसी आदमी ने मुझे बता दिया था कि तुम यहाँ हो और तुम्हारे नए शौहर के बारे में तुम्हारे घर से पता चला। तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम अपने नए शौहर के साथ कहीं भाग रही हो। ये खबर ऐसी थी कि फिर तुम्हें तलाश करना मेरे लिए जरूरी हो गया। नाजिश ने कहा अब मैं शराफत से जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। यूसुफ बहुत अच्छा है और बहुत शरीफ लड़का है। तुम यहाँ से चले जाओ, यूं भी तुम्हारा मेरा मामला खत्म हो चुका है। ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें अभी तलाक नहीं दी है। नाजिश ने कहा हमारे जाली निकाह की तलाक तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुमने मुझे ग्राहकों के हवाले करने का फैसला किया था। उस आदमी ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैंने तुम्हें नगीना बाई के हाथों बेचने का फैसला किया है। पहले भी कई बार उसने तुम्हारे दाम लगाए थे। आज रात मैं तुम्हारा सौदा कर दूंगा। सब यही समझते रहेंगे कि तुम वाकई भाग गई हो, जबकि तुम नगीना बाई के कोठे पर ऐश करोगी। देखो सुल्तान, मैं कहती हूँ यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। सुल्तान ने कहा शोर मचाने से मेरा काम और आसान हो जाएगा। जब मैं होटल के मैनेजर के सामने तुम्हें बगैर बुरके के ले जाऊंगा तो वो सारा मामला समझ जाएगा। तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो वरना ये एक रात अपने नए शौहर के साथ बसर करने के बाद सुबह मेरे घर आ जाना, लेकिन खाली हाथ नहीं। जो रकम तेरा शौहर लाए वो सब अपने पर्स में डाल लेना। अगर माल ज्यादा हुआ तो फिर मैं तुम्हें नगीना बाई के हवाले नहीं करूंगा। नाजिश ने कहा अच्छा अब तू जा, वो आने वाला होगा। अगर वो आ गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैं बहुत देर पहले आ गया था। मैंने दरवाजे से ही चिल्ला कर कहा अब मैं जा रहा हूँ। नाजिश ने दरवाजे से बाहर आकर कहा अरे यूसुफ मेरी बात सुनो। लेकिन मेरे साथ जब उसकी निगाह अब्बू पर पड़ी तो उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। उस वाक़ये के बाद बहुत दिनों तक मैं बेसुकून हो गया। शुक्र ये हुआ कि अब्बू ने घरवालों को असल बात नहीं बताई थी और अम्मी से कहा ले अब अपने बेटे को संभाल, इसने नाजिश को तलाक दे दी है। कई महीने बाद मेरी शादी तो हो गई, लेकिन न मालूम क्यों वो मुझे अब भी अक्सर याद आती है और फिर रातों की नींदें और दिन का चैन बर्बाद हो जाता है।